Good morning, good afternoon, and good evening to all my colleagues and friends, my doctor community. डॉक्टर अनीला की तरफ से आप सबको सलाम। और आज फिर मैं एक बार हाजिर हूँ लव योर नेबर्स के अपने प्रोजेक्ट के साथ, इसके पार्ट 3 के लिए। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 1 बाय 1 और चीज़ें जो है तफसील में समझाऊंगी एग्ज़ाम पास करने के लिए। सो prior to examination, first of all, we have to think about some very important things. We have to keep in mind that first of all, prior to examination, we need to explain the procedure and take informed consent. हमें क्या करना है, पेशेंट से सबसे पहले जब आपने जैसे ही एंटर हुए एग्ज़ाम के लिए और आपने पेशेंट को जो है ग्रीट करना है, आपने जो आपकी एग्जामिनर बैठी हुई है वहाँ पर उनको आपने ग्रीट करना है, सलाम करना है और आपने पेशेंट को ग्रीट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आपने पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। जैसे ही बेल रिंग होती है एग्जामिनेशन के लिए, आपने पेशेंट को एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर और उससे इन्फॉर्म कंसेंट लेनी है। यहाँ इन्फॉर्म कंसेंट एग्जामिनेशन से जो पहले होती है, पेशेंट का एग्जामिन करने से पहले, वो जो है वर्बल होती है, यानी कि हम सिर्फ उससे पूछ लेते हैं। उस वक्त एग्जाम के वक्त जो है हमारे पास कोई फॉर्म वगैरह नहीं होता, जैसे कि किसी प्रोसीजर, जो सर्जिकल प्रोसीजर मोस्टली होते हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उनके लिए हम हॉस्पिटल्स में हमारे पास फॉर्म होते हैं जिन पे हम कंसेंट लेते हैं। लेकिन जो है अगर आप उस पेशेंट का एग्जामिनेशन करना है, आपके अपने एग्ज़ाम वाले दिन जब पेशेंट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना है या ओपीडी में भी आप करते हैं पेशेंट का एग्जामिनेशन, तो आप उससे क्या कहते हैं, आप उससे उसकी इजाज़त लेते हैं कि मैं आपको चेकअप करने लगी हूँ और उसको प्रोसीजर बताते हैं कि क्या करना है। फिर उसके बाद जो है हमेशा याद रखना कि हमेशा पेशेंट की राइट साइड पे खड़े होना है। वैसे तो जो सीपीएसपी में एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पे जो चैम्बर्स बने हुए होते हैं जहाँ पे पेशेंट टेबल होती है और वहाँ पे हमारे लिए ट्रॉली लगी हुई होती है, एग्जामिनेशन ट्रॉली, जिस पे सारा सामान मौजूद होता है। और हम जो है वो इसी तरीके से होती है कि टेबल बिल्कुल जो है वो दीवार के साथ, जो पेशेंट की एग्जामिनेशन टेबल है वो दीवार के साथ होती है, तो आपका ऑलरेडी राइट साइड ही बन जाता है। लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन भी आ ही सकती है, हर चीज़ को माइंड में रखना चाहिए कि आप जो है अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि पेशेंट का टेबल जो है वो बीच में और दोनों तरफ स्पेस हो, तो फिर आप जो है आपसे गलती हो सकती है कि आप राइट साइड पे खड़े होंगे या आप लेफ़्ट साइड पे, तो हमेशा राइट साइड पे खड़े होना पेशेंट के। ठीक है, और देखना है कि लाइट जो है वो सही हो। अगर वो लाइट, नेचुरल लाइट सही नहीं लग रही है तो आप लाइट जो है ऑन कर दें। ठीक है, उसके जो लैंप पड़ा हुआ है वहाँ पे उसको ऑन कर दें। वैसे तो लाइट एडिक्वेट होती है और वो जो लैंप वाली लाइट है वो ज़्यादातर स्पेकुलम एग्जामिनेशन और पेप स्मेयर के लिए यूज़ होती है या स्वाब लेने के लिए। फिर आपने जो है देखना है कि पेशेंट की प्राइवेसी है, ख़ास तौर पे जब आपने पेशेंट के ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है या एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है या पेल्विक एग्जामिनेशन करना है, स्पेकुलम एग्जामिनेशन, तो पेशेंट प्राइवेसी इज़ मस्ट। तो आपने प्राइवेसी ऑफ द पेशेंट टू बी मेंटेन, ये आपने स्क्रीन देखनी है कि सारी अच्छी तरीके से कवर्ड है। कोई पेशेंट को बाहर से गुजरते हुए जो चैम्बर होता है उसमें एक डोर होता है और वो आप जो है पेशेंट के साथ आप और जो है एग्जामिनर्स होते हैं बस। लेकिन आपने, और उसके बाहर स्क्रीन लगी हुई होती हैं। ऐसा होता है एग्जामिनेशन का जो सिस्टम बनाते हैं सीपीएसपी में, के बाहर स्क्रीन्स भी लगी हुई होती हैं और अंदर जो छोटा रूम होता है उसमें सब चीज़ें होती हैं। आपने मेक श्योर करना है कि कहीं पेशेंट जो है वो एक्सपोज तो नहीं हो रही, उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखना है। और अगर इस तरीके से आपको ज़रा भी लगे कि पेशेंट कॉन्शियस है अपने एग्जामिनेशन के बारे में, आपने जो शीट्स अपने साथ लेकर आए, आपने फ़ौरन जो है वो पेशेंट को अच्छे तरीके से पेशेंट के बैक साइड से लेके उसको कवर करना है। और जब आपने उसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है तब भी कवर करना है। अगर तो जो है यहाँ पर पॉइंट में लिखा है कि फीमेल अटेंडर हो, अगर कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं कि वो उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, ये आप याद रखिएगा ज़रा। आप थोड़ा सा अपने जो है जिस भी सेटअप में आप जॉब करते हैं, प्राइवेट करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आप इन बातों का ख्याल रखें कि आपको
सिर्फ अपनी उर्दू ज़बान ही नहीं आनी चाहिए, बल्कि आपको थोड़ा बहुत जो है वो सिंधी, पश्तो और पंजाबी, ज़्यादातर कॉमन यही जो, और उर्दू, ये सारी जो मोस्टली जो है लैंग्वेजेस हमारे कंट्री में और एनवायरनमेंट में ज़्यादातर यूज़ होती हैं। तो आप ये अगर आपको थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए, सिंधी भी आनी चाहिए, और जो है सबसे इनमें डिफ़िकल्ट जो है वो पश्तो ज़बान है। कभी ऐसा भी हो जाता है, बहुत सी कैंडिडेट सिर्फ जो है लैंग्वेज की बैरियर की वजह से वो फेल हो जाते हैं, उनको पेशेंट की ज़बान ही नहीं आती, और तो वो कहते हैं कि मैडम हम तो जो है इसकी तो ज़बान, ये तो पश्तो बोलती, मुझे तो इसकी ज़बान नहीं आती। तो उसे ये नहीं पता होता कैंडिडेट को, मतलब उसके माइंड में ये पॉइंट उस वक्त एग्ज़ाम के डर से नहीं आता कि उसकी पेशेंट की अटेंडेंट के आप मैडम से रिक्वेस्ट करें कि आई कांट स्पीक पश्तो लैंग्वेज, सो आई नीड सम अटेंडेंट ऑफ द पेशेंट अलॉन्ग विद। सो आप जो है मैडम से इजाज़त के मे आई हैव सम अटेंडेंट ऑफ पेशेंट सो दैट if she can speak in Urdu, so it will help me to examine the patient. आपने ये उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर करनी है। हो सकता है वो कभी कभी मुहैया कर देते हैं, और पेशेंट जो होती हैं वो अक्सर जो है अपने अटेंडेंट की मौजूदगी में ज़्यादा एग्जामिनेशन करवाने में कंफर्टेबल महसूस करती हैं। तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि अगर एग्जामिनर अगर मेल है तो उसके लिए ख़ास तौर पे है कि वो फीमेल को जो है, अगर तो गायनी डॉक्टर मेल है और वो उसका एग्ज़ाम है OBGY का, तो वो ऑब्स पेशेंट चेक करने लगा है, तो ये उनके लिए ज़्यादा ये पॉइंट अहम है। बाकी जो है दूसरी सूरत में जो फीमेल डॉक्टर है, गायनी ऑब्स की फीमेल डॉक्टर हैं, उनको तो इतनी इस चीज़ की नीड नहीं है। फिर उसके बाद आपने देखना है रिक्वेस्ट द पेशेंट टू अनड्रेस हरसेल्फ व्हेन नीडेड। अगर पेशेंट को हमने जो है एग्जामिनेशन, पेल्विक एग्जामिनेशन ख़ास तौर पे करना है, तो हम पेशेंट से कहेंगे कि वो जो है ख़ुद अपना ट्राउज़र ऑफ करें, और आपने जल्दी से उसको जो है शीट उड़ा देनी है। इसके बाद आपने दूसरा क्या करना है, आपने इसके बाद जो है, मैंने आपको पहले भी जर्नल फिज़िकल एग्जामिनेशन का बताया था कि जर्नल फिज़िकल एग्जामिनेशन में अभी जो मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगी इस पे तो ज़्यादा चीज़ें लिखी, लेकिन आपने जो मेन ऑब्स या गायनी के पेशेंट को, जो आपका पेशेंट है ख़ास तौर पे हमारे उसमें क्या करना है। अब आपने जर्नल फिज़िकल एग्जामिनेशन के लिए पेशेंट को क्या कंफर्टेबल और रेस्ट में होनी चाहिए पेशेंट, ठीक है। आपने ये देखना है कि पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। यहाँ पर जो है सिर्फ वो ये बताने के लिए, समझाने के लिए कोमाटोज लिखा है, ज़्यादातर ऐसा पेशेंट आपके पास नहीं आएगा। तो जो है लेकिन कॉन्शियस पेशेंट आपने वेल ओरिएंटेड है, टाइम और प्लेस उसके साथ पेशेंट है या नहीं है। अगर पेशेंट अक्सर जो प्री एक्लेम्शिया वाला पेशेंट अगर आपके पास भेज देते हैं तो वो ज़्यादातर डिसओरिएंटेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, साइकोसिस भी हो सकता है। इसके अलावा आपने पेशेंट की बिल्ड देखनी है, उसके जो कि वो कैसी बिल्ड वाली है, उसका BMI क्या है, ये आपने देखना है। BMI को कैलकुलेट करने का तरीका आप सबको ज़्यादातर मालूम ही होता है। आपने जो है उसमें देखना है कि BMI को कैसे कैलकुलेट करते हैं। वेट और हाइट पर स्क्वायर मीटर को आप जो है वो देखते हैं आप, और फिर उसका BMI आप कैलकुलेट कर देते हैं। BMI का जो है कैलेंडर जो है वो आपको टेबल, वो आपको नेट से आसानी से मिल जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना और उसमें आप कलेक्ट कर सकते हैं। और फार्मूला सबके पास बुक्स में लिखा हुआ है। आपने जो है इतना आपके पास टाइम नहीं होता, वहाँ कैलकुलेटर की आपको इजाज़त नहीं होती है, मोबाइल की इजाज़त नहीं होती है, इसलिए बेहतर होगा कि, मैंने सुना है बहुत ही कम इजाज़त देती हैं। अगर आप पूछ लें मैडम से तो पूछ लें कि क्या मैं अपना कैलकुलेटर यूज़ कर सकती हूँ, ज़्यादातर इजाज़त नहीं होती। तो ये भी काफ़ी है कि आपने पेशेंट का वेट किया और पेशेंट की हाइट की, और आपने इस तरीके से उसका एक BMI, आपने जो एवरेज आपके माइंड में आ रहा है कि ये पेशेंट 50 kg तक की हो सकती है या 60 kg तक की, तो आपने इस तरीके से अबाउट करके बता देना है, माय पेशेंट इज़ अबाउट 50 kg, हर हाइट इज़ दिस एंड हर वेट इज़ दिस, ठीक है। इस तरीके से आपने बताना है। और एब्डोमिनल गर्थ भी, अगर तो पेशेंट ख़ास तौर पे अगर आपकी पेशेंट जो है वो है ओबीज़ है या पॉलीहाइड्रोमेनास है या ट्विन प्रेगनेंसी है, तो इन सब में आपको एब्डोमिनल गर्थ की भी ज़रूरत पड़ती।
इसके अलावा आपका जो अगर आपका BMI लेस देन 18 आया है तो आप अंडर वेट हैं। अगर 18 से 24 है तो आप नॉर्मल जो है उसके अंदर हैं, वेट की और हाइट के अंदर। और अगर आपका मोर देन 25 से है तो आप जो है 25 से 30 तक है तो आप ओवर वेट है। और अगर आपका 35 से ज़्यादा है, 40 से ज़्यादा BMI, तो आप ओबीज हैं। इस तरीके से जो है पेशेंट का इस तरह निकालते हैं। फिर उसके बाद जो है आपने देखना, क्योंकि BMI से जो है अगर आपकी हाइट छोटी है, पेशेंट की हाइट छोटी है, लेस देन 140 सेंटीमीटर है, तो वो CPD की पेशेंट हो सकती है, कि वो सेफलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन उसको हो सकता है। ठीक है। और अगर एब्डोमिनल गर्थ मोर देन 100 सेंटीमीटर आ रही है तो इट मीन्स के पेशेंट इज विद पॉलीहाइड्रोमिनास। फिर आपने ये देखिए, ये मैं आपको बताती हूँ, आप सिर्फ पॉइंट्स अपने देखें। ये पेलर चेक करना है जिसमें एनीमिया, हेमरेज, APH, PPH और जेनाइटल मैलिग्नेंसी की वजह से पेशेंट एनीमिक हो सकती है। और फिर जॉन्डिस को, जिसको एक्टिव ट्रेस भी कहते हैं, ये जॉन्डिस किस किस कंडीशन में हो सकता है? प्री एक्लेम्शिया में, एक्लेम्शिया में, हेपेटाइटिस में, कोई ड्रग यूज़ करने से, खासतौर पे ATT अगर यूज़ कर रही हैं, एंटी ट्यूबरक्लोसिस, हाइपरमेसिस या ग्रेविडेरम, इसमें भी जॉन्डिस पेशेंट को हो सकता है। हाइपरमेसिस, ग्रेविडेरम सबको पता है कि एक्सेसिव वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो किसी भी कॉज की वजह से, तो एक्टेरिस हो सकता है। साइनोसिस चेक करना है कार्डियक डिजीज़ के लिए, ARDS या प्रोलॉन्ग एक्लेम्शिया में भी साइनोसिस हो सकता है। क्लबिंग देखनी है हार्ट, लंग या GIT डिजीज़ के लिए। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो मोस्टली आपने जो CPSP में एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए जो MCPS और FCPS के कैंडिडेट्स हैं उनको क्या याद करना है जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। ये आप देखिए, जैकलेट, J फॉर जॉन्डिस, A फॉर एनीमिया और पेलर, C फॉर साइनोसिस, L फॉर लिम्फ नोड्स, हमने क्या देखनी? सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स देखनी। और E फॉर एडिमा एंड T फॉर थायराइड एग्जामिनेशन। अब हमने जो वाइटल साइंस है उसमें ब्लड प्रेशर, पल्स और रेस्पिरेटरी रेट और टेम्परेचर देखते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगी। जब भी आपने वाइटल साइन पेशेंट के देखने हैं तो उसमें BP को हमेशा आपने जो बताना है एग्जामिनर को, तो आपने बताना है नॉर्मल BP होता है 120/80। ठीक है। तो आपने बताना है माय पेशेंट BP इज़ 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है। तो आपके पास उस वक्त इतना टाइम नहीं होता कि आप उसकी तमाम पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन में, लेफ्ट लेटरल में या राइट लेटरल जो है उसमें आप ले सकें। यहाँ पर सिर्फ जो है स्टडीज़ की वजह से लिखा हुआ है कि आपको बताने के लिए ये पॉइंट मेंशन किया है कि आप इस तरीके से लें। फिर अगर गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन है तो गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन में क्या होता है कि आपने जो है वो